बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया चंद सालों में ख़ित्ते के ममालिक में बड़ी तब्दीलियाँ देखी गई हैं। श्रीलंका से काम शुरू हुआ, अफ़गानिस्तान में भी हो चुका, उसके बाद हमने बांग्लादेश में देखा, हाल ही में नेपाल में देखा कि किस तरह हुक्मरान ख़ानदान या यहाँ के हुक्मरान मुल्क छोड़कर भागे। अवाम जिस तरह से निकले, लोगों को मोबिलाइज़ किया और फिर हुक्मरानों को भागना पड़ा। इसके बावजूद कि बांग्लादेश में सैकड़ों लोग मारे गए, 1400 लोग हलाक हुए। उसके अलावा हमने नेपाल में भी देखा, जिस तरह श्रीलंका, अफ़गानिस्तान में वहाँ की क़यादत भी भागी थी। तो एक ख़ित्ते में कहा जा गया कि बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी गई है। मौत की सज़ा सुनाई गई है और 3 रुकनी ये बेंच था, अदालत थी, ट्रिब्यूनल था जिसने ये सज़ा सुनाई है। इसमें उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने तलबा पर फायरिंग का हुक्म दिया था और इसके अलावा लोगों को ज़दोकोब किया गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों को मारा, जलाओ घिराव भी हुआ, बहुत ही खौफनाक हालात हुए थे। फिर जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो फिर शेख हसीना वाजिद वहाँ से निकल गई, फ़रार हो गई और भारत चली गई थी। अब क्या भारत शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करेगा, बांग्लादेश के हुकाम के, हुकूमत के? ऐसा तो मुश्किल लगता है, मुमकिन नज़र नहीं आता। वैसे भी बांग्लादेश और भारत के आजकल ताल्लुकात बहुत आइडियल नहीं है। शेख हसीना वाजिद के होते बहुत बेहतर थे, इसीलिए शेख हसीना वाजिद भागकर भारत गई थी। इनके बेटे अमेरिका में होते हैं। अब शेख हसीना वाजिद ने जिस तरह से मुल्क को कंट्रोल किया हुआ था कुछ अर्सा पहले तक, यानी इनके फ़रार होने से कुछ हफ्ते पहले तक भी आप समझिए, महीनों पहले तक कोई सोच नहीं सकता था। तमाम इदारे शेख हसीना वाजिद के कंट्रोल में थे, स्याह व सफ़ेद की मालिक थीं, कई सालों से इक़्तिदार में थीं और तो और मईशत बहुत बेहतर थी, मईशत बहुत बेहतर थी। अब भी खैर बांग्लादेश की मईशत बेहतर है, लेकिन उस वक्त भी बेहतर थी। और ख़ास तौर पे लोग पाकिस्तान से मवाजना करने लग जाते हैं कि वहाँ पर ग्रोथ पाकिस्तान से बहुत बेहतर, महंगाई सिर्फ 3% पे, पाकिस्तान से कई गुना कम, और पर कैपिटल इनकम, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद, उनकी माशी सूरत हाल वो बहुत बेहतर। $60 अरब पर उनकी एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान से आप शायद डबल कह लें, शायद का बल्कि यकीनन डबल कहें। हर लिहाज से माशी तौर पर बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अपने हुकूक के लिए लोग निकले, आज़ादी इज़हार राय के लिए निकले। कोटा सिस्टम था और उसमें सरकारी नौकरियों का कोटा होता था, उसके ख़िलाफ़ लोग निकले थे। और फिर जनाब ये हुआ कि उन पर क्रैकडाउन शुरू हो गया। तो फिर शेख हसीना वाजिद ने इतना बढ़ाया क्रैकडाउन, 1400 लोग उसमें मारे गए। तो उसके बाद लोग बाज नहीं आए, फिर भी बाहर निकले और इनका तख्ता उलट दिया। अब उनको सज़ाए मौत हो गई और सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई। वो कहती हैं मुझे इसकी परवाह नहीं, वो भारत में बैठी हैं। अब ये ख़बर इसलिए भी अहम कि अब लगता है भारत और बांग्लादेश के हालात या ताल्लुकात और कुछ ना कुछ कशीदा हो जाएंगे। पाकिस्तान की बात करें तो जनाब यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज़ है, कई महीनों से नाफिज़ है, लेकिन उसके बावजूद वकला भी निकले हैं और पंजाब असम्बली के मेंबरान भी निकल आए। पहले खबर वकला की आई और लाहौर हाईकोर्ट बार के वकला ने 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और GPO चौक तक ये लोग पहुँचे। तो इसके बावजूद कि दफ़ा 144 है, इजाज़त नहीं है, पहले भी देखा लोगों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन लोग निकले हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी कुछ सड़कें बंद की जाएँ, कोई उसी तरह लाखों लोग निकले तब बात होगी। जितने भी लोग निकले तो पहले भी हमने देखा फायरिंग हो गई। तो क्या इसी तरह से किसी मुल्क में, क्या आप समझते हैं कि बांग्लादेश के हालात होंगे ही तो ही तब्दीली आनी चाहिए, या आइन और कानून के दायरे में भी रहकर कुछ होना चाहिए, कोई पुरअमन एहतजाज भी होना चाहिए? तो तहरीक यही होती है कि वकला के पास कानूनी की ताकत है, उसके मुताबिक वो निकले हैं। कराची में भी हम देख रहे हैं, वहाँ भी बड़ी मोबिलाइजेशन है, वहाँ तो बहुत सख्त तकरीरें शुरू हो गई हैं वकला की तरफ से। इसी तरह पंजाब असम्बली के मेंबरान भी निकले हैं, तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के मेंबरान चेयरिंग क्रॉस तक उन्होंने रैली निकाली है और इस तरह एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ मसला ये है कि एहतजाज का मेयार ये कर दिया गया है कि बिल्कुल श्रीलंका वाला, बांग्लादेश और नेपाल वाला एहतजाज जब तक नहीं होगा तो पाकिस्तान के हालात बदल नहीं सकते, तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। यानी अब 8 फरवरी 2024 को लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, वो चाहे आप इनकलाब कह लें, क्योंकि पाकिस्तान में कभी इस तरह नहीं हुआ किसी एक जमात को इस तरह वोट डाला गया, उससे इंतखाबी जान छीन लो, गिरफ्तारियाँ, क्रैकडाउन, कागजात नामजदगी नहीं जमा हो सकते। तो कानून और आइन के अंदर रहते हुए तो यही था। तो अब वो नहीं माना गया, लोग एहतजाज भी करने आए, सड़कों पर भी आए, तो वही मारधाड़ शुरू हो गई, पकड़ दकड़ शुरू हो गई, गिरफ्तारियाँ, छापे, हालांकि लोग मारे गए। तो फिर उसके बाद क्या अब समझा जाए कि उससे ज़्यादा कोई होगा, खून खराबा, लोग निकलेंगे, तब हालात बदलेंगे? कानून और आइन भी कोई चीज़ है,
जैसा भी आपने आइन का बुरा हाल कर दिया, बुनियादी इंसानी हकूक़ ही आपने छीन लिए, अदलिया का भी बुरा हाल कर दिया, ख़त्म ही कर दी। मगर फिर भी महज़ब माशरों में तो यही होता है कि लोग इसी तरह से अपनी बात कहते हैं और करते चले जाते हैं। आप अपनी बात कहते रहें, तसलसल से कहते रहें, नाउमीद ना हो, जो जिस हद तक आप आवाज़ उठा सकते हैं उठाते रहें। तो ये भी एक तरीका होता है। तो पाकिस्तान में अब वो तरीका है और कभी ना कभी वक्त तो बदलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जी हम ये कहें कि वही श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल ही बनाना है पाकिस्तान को। तो इसलिए हुक्मरान इश्राफिया को होश के नाखून लेने चाहिए। अल्लाह करे कि वो इस सोच में आए, वरना वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब आप देखिए मरीम नवाज़ साहिबा ने जो गुफ्तगू की है ना, उसमें खौफ झलकता है। अब पता नहीं वो कलज़म तहरीक लब्बैक पर हुआ है क्रैकडाउन, उसका उनको खौफ है, क्या क्या वो कर चुकी हैं या जो हो चुका है उसका है कि कहीं ना कहीं ये शेख ज़ीना वाजिद का जिस तरह से मामला हुआ है, कभी भी तख्ता उल्टा जाता है, सदा बादशाह तो रब ताला ही की है। तो अब इन्होंने लंदन में जाकर कहा है कि मैं हलफ उठाकर कहती हूँ, हल्फिया कह सकती हूँ कि हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया, हर चीज़ से ख़ुद को बरीज़मा कर रही हैं। तो अब क्यों वो ये कह रही हैं, तो लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं। सुनिए मरीम साहिबा ने क्या कहा है कि जी मैं तो ऑनोत कहती हूँ हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया। देखिए मकाफात अमल था, हमने किसी से, मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने किसी से इंतकाम नहीं लिया, उन्होंने हमसे इंतकाम लिया था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की थी उनसे। अच्छा, इस पर उन्होंने जजेस का भी कहा है। देखिए ना, हल्फिया मैं अपने वालिद का भी कह रही हैं, तो उनको क्यों कहना पड़ रहा है कि हमने कोई इंतकाम नहीं लिया। जो जो कार्रवाई हुई हैं यानी उससे वो खुद को बरीज़िमा करना चाह रही हैं। जो जो भी क्रैकडाउन हुआ है, अभी भी हो रहा है, चादर चादी तकद्दुस पामाल हुआ, तो ये बातें ख़त्म तो नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं इसके सबूत मौजूद होंगे, गवाहियाँ आ सकती हैं। तो बहरहाल वो कह रही हैं जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, खुद को बरीज़िमा कर रही हैं। तो देखते हैं जी इस पर आगे क्या बनता है। साथ उन्होंने जजेस का भी कहा कि जी ये तो वो जजेस, इनको तब याद नहीं था आज़ाद अदलिया का जब हमें सज़ाएं सुनाई जा रही थी। भाई यही वो जजेस थे जिन्होंने आपको रिलीफ दिया था। अतर मिनल्ला साहब को भूल रहे हैं। यही वो जजेस थे जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस नहीं होने दिए। तो उस वक्त ये बड़े अच्छे जजेस थे। तो बहरहाल वक्त की बात है। मरीम नवाज़ साहब ने यह भी कहा है जी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बेहतर चॉइस नहीं हो सकती। ये उन्होंने आर्मी चीफ की भी तारीफ़ की है कि जिन्होंने भारत से में जंग जीत कर दी। कलदम तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमती नोटिफिकेशन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बुरहान मौज़म मलिक ने इस पर रिव्यू बोर्ड में चैलेंज कर दिया है। तो अब देखते हैं इस पर क्या बनता है, लेकिन चांस नहीं है कि कोई रिलीफ इनको मिल सके। आखिर में जी महमूद खान चकज़ई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की सरबराही कर रहे हैं और पख्तूनख्वा आर्मी पार्टी के चेयरमैन भी हैं। ये कहते हैं जी कि नई तहरीक का मकसद मौजूदा हुकूमत को गिराना है वरना पाकिस्तान डूब जाएगा। तो साफ कह रहे हैं कि अगर हुकूमत को ना गिराया गया तो पाकिस्तान डूब जाएगा। इनका ये कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी ये तहरीक चलाएं और इंशाल्लाह इस तहरीक को इस नहज तक पहुंचाएंगे कि गिलगित से कोयटा तक, कोयटा से लसबीला तक, खैबर तक, सब जगह ज़हनी यकजहती कायम हो। हर जगह जलसे होंगे, हर जुम्मे को मुजाहरे होंगे। हम इनको ये मौका नहीं देंगे कि हमारे बच्चों को मारें। अगर इन्होंने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा तो फिर बैठ कर इसका इलाज करेंगे। हमने इस हुकूमत को गिराना है वरना पाकिस्तान डूब रहा है, कि हम बच्चों को नहीं मरने देंगे। आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरह का एहतजाज नहीं करेंगे, इनको मौका मिले हमारे बच्चों को मारने का। और इस पर जनाब 27वीं तरमीम पर उन्होंने बेसिकली कहा है कि जी हम तहरीक चलाएंगे। महमूद खान का कहना है कि तहरीक इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि ये आइन पार्लियामेंट पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए है। अगर एक पार्टी के पास 100% इक़्तिदार भी हो तो भी इनको ये इख्तियार नहीं कि आइन की बुनियादी बातों को छेड़ें। इन्होंने तो सब कुछ बदल दिया। तय ही हुआ था कि पार्लियामेंट बालादस्त होगी, आइन बालादस्ता होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, लेकिन इन्होंने बुनियादी ढांचा ही बदल दिया है। बलूचिस्तान से सीनियर सियासतदान का कहना था कि सियासी लोगों पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये खुद गर्ज हैं, अपनी बादशाही के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। और माजी की तहरीकों का हुआ ना कि PDM भी थी और देखें अब क्या हुआ है, मौलाना को भी साइड पे करके इक़्तिदार किस तरह हासिल किया और क्या क्या किया गया है। जो कुछ PDM में कहा गया था बिल्कुल उससे उलट। पहले तो महंगाई मार्च की बात करते थे, अब सब भूल गए हैं। तो इस पर जनाब वो कह रहे हैं कि हमने तो आगे बढ़ना है और ये कोई इक़्तिदार के लिए नहीं हम करेंगे, ये मुल्क बचाने के लिए हमने इस तहरीक को चलाना है और आगे बढ़ना है। इस पर उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों पर भी तनकीद की है, हुकूमत पर तो की ही है। और
अवाम की बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट की होनी चाहिए। आइन की रूह ये थी कि सिविल बालादस्ती हो, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ अब किसी के चपरासी बन गए हैं। इस मुल्क में तमाशे होते रहते हैं उन्होंने तो यहाँ तक शहबाज शरीफ को चपरासी तक कह दिया है। ये हालात बन गए हैं, जबकि ये मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के करीबी दोस्त समझे जाते थे। तो ये हाल हो गया कि अब दोस्त भी कह रहे हैं जी ये तो चपरासी बन गया है। और मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए और सबको बैठकर बात करनी चाहिए। तो जी नज़र यही आ रहा है कि अभी भी अपोजिशन इत्तेहाद डटा हुआ है और वो मोमेंटम बनाने की बात कर रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।